Okay, thank you. So, dear students, uh, today's class is for the implementation and the creation of the e-resources. Before starting the class, let me share you the answers of the last day question. You have been asked three questions. So, the first question, let me open the question. It was asked to you that this was the question. So, this was the question. I am sharing you the question. The question was, you have to answer the question in the chat box, but because chat box was not open yesterday, so I am repeating the question and giving you the answer. Who invented the tool of references and bibliography management? तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि जब आप ई रिसोर्स मेंटेन करते हैं तो जो ई रिसोर्सेस में आपको आपने कहाँ कहाँ से कलेक्शन लिया है, उसको वेल मैनेज करने के लिए आपके पास एक टूल है जिसको हम लोग काफी यूज करेंगे अपने सिनॉप्सिस और अपने खास तौर से थीसिस को लिखने के लिए। और वो टूल हम एक एक स्टूडेंट्स को बताना पसंद करेंगे, जिसका नाम था, जिसका नाम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, मेंडली मेंडली डेस्कटॉप। अब ये टूल पीएचडी स्कॉलर्स ने डेवलप किया था। रीजन वही है या ऑब्जेक्टिव वही वही है जो इस समय आप जिस फेज से गुजर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी आप कोई ई थीसिस या कोई थीसिस टाइप की का रिसोर्स डेवलप करेंगे, अपनी थीसिस भी लिखेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो कंटेंट के पेज लगाते हैं जिसमें कि आप लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स या कंटेंट्स, कौन सा चीज कहाँ आपने थीसिस में रखा है, जब आप इसकी लिस्ट तैयार करते हैं तो ये मेंडली बहुत मदद करता है। अगर आप मेंडली डेस्कटॉप यूज नहीं करेंगे, देन मैनुअली इट विल टेक ए लॉट ऑफ एफर्ट। और जैसा कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास किसी चैप्टर में 8 टेबल्स हैं और आप मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 में 8 टेबल्स हैं और उसमें से किसी भी टेबल को रीऑर्डर करते हैं, तो वो मैनुअली करने में बहुत दिक्कत आती है। आपको सब दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कौन सी टेबल हटाई है, तो उसके बाद के टेबलों के नंबर घट जाएंगे, ये टेबल कहाँ जाके जुड़ी है। तो वो सब काम खुद मेंटली मैनेज कर लेता है, जो आपका मेंटली डेस्कटॉप है वो मैनेज कर लेता है। तो ये जो इसका आंसर है वो ए है। अब मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन कल शेयर किया था, वो दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम, नेम बताना था और उसका फुल फॉर्म भी बताना था। चूंकि चैट बॉक्स ओपन कल इवनिंग में नहीं हो पाया, तो हमने ये इसके आंसर को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डार्कनेट का, डार्कनेट में अगर आपको कुछ कोई चीज जाके ढूंढनी है, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग जो भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं ई रिसोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, ब्राउज करने के लिए, ओपन करने के लिए, पढ़ने के लिए या ढूंढने के लिए, तो हम वो सारे अक्सर हम लोग स्टैंडर्ड सर्च इंजन यूज करते हैं, जैसे ओपेरा है, याहू है, गूगल है, या लिंक्स है, या फिर आपका गोफर है, या लाइकोस है। ये लाइकोस एक मेडिकल साइंस का या आप मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का, जिसमें आप मेडिसिन ढूंढते हैं, एप्रोप्रिएट मेडिसिन के फीचर्स ढूंढते हैं, ये उनके स्टैंडर्ड सर्च इंजन की हम बात कर रहे थे। बट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे डार्कनेट। डार्कनेट एक तरह का सेंसर्ड हिडन इंटरनेट है, जहां पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही लिमिटेड लोगों की एंट्री है और उसके रूल्स रेगुलेशन सब छिपे हुए हैं, सब कुछ सेंसर्ड है, सब कुछ हिडन है। इनके सर्वर का लोकेशन सब कुछ हिडन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके आपको बताना था कि अगर हम डार्कनेट में कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, आमतौर पर जैसे नारकोटिक्स से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं या कुछ इस तरह की हिडन डिस्कवरीज हैं, मिस्ट्रीज हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रकृति के रहस्य हैं, इनका जिक्र शायद डार्कनेट में हो रहा होता होगा। तो वहां की जो ई रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मिस्ट्री हो, चाहे वो कोई
किसी अदर प्लेनेट की कोई डिस्कवरीज हो, वो कैसे आप सर्च करेंगे? तो बेसिकली उनके लिए जो हम सर्च इंजन यूज करते हैं उसका नाम है टोर, TOR। तो सही ऑप्शन आपका इसमें है सी। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो मैं आपको शेयर करूं। इसका फुल फॉर्म है द ओनियन राउटर। T फॉर द, THE, O मीन्स ओनियन, और जो R है लेटर, इट इज फॉर राउटर। राउटर एक तरह का रूटिंग डिवाइस है या हार्डवेयर है, जिसमें कि आप किसी एक पॉइंट से या किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन तक जाते हैं। जैसे आप इस समय कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, तो कोई ना कोई एक वर्चुअल या कोई ना कोई एक वायरलेस रूट से हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उनकी रूटिंग, उनकी वेक्टरिंग कौन बताएगा, वो उसको हम, उस प्रोसेस को हम लोग राउटिंग कहते हैं। तो वहां से वो वर्ड लिया गया है। तो आपके सही आंसर है सी, टोर, और इसका फुल फॉर्म है द ओनियन राउटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं क्विकली, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका था कल का, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, हु डेवलप्ड सर्च इंजन। इसमें आप, मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि स्पेसिफिक सर्च इंजन का नाम नहीं पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ओपेरा किसने बनाया या गूगल किसने बनाया या इंडियन सर्च इंजन जो खोज है उसको किसने डेवलप किया है। ये आंसर आपको नहीं देना था। यहाँ सर्च इंजन की बात करनी थी कि सर्च इंजन चाहे वो, तो इसका सही आंसर आपके जो माने विकल्प है, आपके जो चॉइसेस हैं, उसमें से सही आंसर है डी, इट इज एलन एमटेग। तो एलन एमटेग वाज द पर्सन हु गिव द आइडिया ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे होने चाहिए, मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि सर्च इंजन कोई रियल इंजन या कोई ऐसा कोई मशीन नहीं है। बेसिकली सर्च इंजन वेबसाइट्स ही होते हैं। बेसिकली दे आर द वेबसाइट्स जिसको आज हम लोग अभी ई रिसोर्सेस के रूप में बनाना सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बट सारे के सारे वेबसाइट्स, कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्च इंजन हो। तो अगर कोई आपने वेबसाइट बनाई है और उसमें नेविगेशन का भी टूल आपने डाल रखा है, उसमें माने किसी भी कंटेंट को, इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है उनको उसमें सर्चिंग की अगर एबिलिटी है, तो कोई भी वेबसाइट जिसमें सर्चिंग की एबिलिटी है, और सर्चिंग की एबिलिटी कैसे होगी, जबकि आपने उसमें नेविगेशन टूल डाला होगा, प्रोग्राम किया होगा, तो ही उस वेबसाइट को हम लोग सर्च इंजन भी कहते हैं। जैसे गूगल, तो जो गूगल है www.google.co.in, तो बेसिकली ये सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है, बस इस वेबसाइट में सर्चिंग एबिलिटी भी है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर डालते हैं। क्या उसमें ईमेलिंग फैसिलिटी है, मतलब हम अपनी वेबसाइट से आप ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे गूगल में तो है, गूगल का एक टूल है जीमेल, जिससे कि आप ईमेलिंग कर लेते हैं। ऐसे ही याहू मेल, वाई मेल है या हॉटमेल है। बट जितनी और वेबसाइट है, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट या मैं अपने आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करूं, तो उसमें ईमेलिंग की फैसिलिटी नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पर आकर के केवल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो एक तरह का ये पोर्टल है, एक तरह का ये कियोस्क है, या नॉलेज का या इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है। बट उसमें सर्चिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां ईमेलिंग फैसिलिटी नहीं है, तो इसको हम लोग सर्च इंजन नहीं कहेंगे। तो सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट एलन एमटैग ने दिया था। तो ये हमारे कल के जो लेक्चर हुए थे उनका डिस्कशन था। मैं 30 सेकेंड लेकर के ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, वो आइडिया ये था कि भाई व्हाट आर द ई रिसोर्सेस, और ऑफलाइन और ऑनलाइन ई रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश किया कि अगर हम ई रिसोर्सेस की तरफ जा ही क्यों रहे हैं, तो आपने देखा कि पर्टिकुलरली जो ऑनलाइन ई रिसोर्सेस हैं उनको अपडेट करना आसान है। अगर कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें कि ई जर्नल्स, ई सिनॉप्सिस या ई थीसिस या ई रिपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर वहां रखे हुए हैं, तो हम उनको क्वार्टरली, मंथली, वीकली या एनुअली, जब चाहे तब हम उनको अपडेट कर सकते हैं। कुछ कंटेंट अगर हमें हटाने हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, या कोई ई बुक्स बढ़ानी है जो कि नई नई एडिशन जिसका आया है,
तो पुराने एडिशन को हटाना, नए एडिशन को जोड़ना, जिसको हमने कल नाम दिया था सिलेक्शन एंड डी सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एंड डी सिलेक्शन ई रिसोर्सेज का और ऑनलाइन टाइप के ई रिसोर्सेज का करना बहुत ही आसान है, और यही चीजें क्लासिकल लाइब्रेरी में, एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में करना बहुत कठिन है। क्योंकि एक बार जब बुक्स आ जाती हैं फिजिकल फॉर्मेट में, आपने उनका एक्विजिशन कर लिया, आपने उनकी स्टैकिंग कर ली, स्टॉक बना लिया, और आपने उसको कैटलॉगिंग कर ली, और उसके बाद अपने लाइब्रेरी में रख दिया। अब किताब 5 साल बाद या 4 साल बाद पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, तो इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू रिमूव देम। हटा ही नहीं सकते आप। और इसलिए नई किताबों को उनकी जगह उनके रिप्लेस चैलेंज है ही कि वहां तक पहुंचना, आपको फिजिकली पहुंचना पड़ेगा ट्रेडिशनल लाइब्रेरी ई रिसोर्स के केस में। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर ये नेट पे अवेलेबल है, यानी ऑनलाइन फॉर्मेट में है, तो आप कभी भी पहुंच सकते हैं। 24 आवर्स इट इज ओपन टू यू, यू कैन एक्सेस। और दूसरी चीज की किसी भी दिन कोई क्लोजिंग, कोई हॉलीडे, कोई वैकेशन, इस तरह का कोई नहीं है। तो 365 डेज यू कैन एक्सेस। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा आज का की लाइब्रेरी का स्वरूप है वो तेजी से बदलता हुआ ई रिसोर्सेज के रूप में, जैसे शोध गंगा है, या जैसे आपका हमने बहुत सारे नाम लिए थे, देखे थे कि क्या क्या वो जगह हो सकते हैं जहां पर कि, या NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और इंटरनेशनल लेवल में भी जेस्टर थे। माने ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, उसका एक बड़ा रीजन आपने देखा। आज का जो हमारा मेन मकसद वो ये सब डिस्कस नहीं करना है, बल्कि ये है, इसके पहले एक चीज और मैं बता दूं कि आपने ये भी देखा कि जब हम ई रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, तो चूंकि उसके लिए इंटरनेट मस्ट है, और अच्छी खासी स्पीड का इंटरनेट चाहिए, क्योंकि जब कोई किताब बहुत बड़ी होगी, ई बुक होगी या कोई वीडियो बुक होगी, तो स्पीड चाहिए आपको। तो वो एक चैलेंज हो सकता है। नेटवर्क चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, और अगर आप ऑफलाइन ई रिसोर्सेज बनाना चाहते हैं तो डिजिटाइजर चाहिए, स्कैनर मशीन चाहिए, बने कुछ टूल्स तो आपको चाहिए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के बियॉन्ड। बट वो बहुत बेनिफिशियल है और काफी सुलभ है। मतलब यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो इट इज वेरी इजी टू एक्सेस। तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे? अगर हमें खुद का, मान लीजिए कि आपको कोई ई रिसोर्स डेवलप करना है, या इमेजिन करिए कि आप कोई रिसर्च पेपर ही लिखना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग आपस में आप लोग इकट्ठा होकर के एक जर्नल निकालना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन डू इट? मैं आपको कल भी आइडिया दे रहा था कि आप बस ये इमेजिन करिए कि एक जो बड़ी लाइब्रेरी है, या कितनी भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी है, बेसिकली उसका उसका वो कैसे बनी होगी, वो कैसे बनाई जाती है। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, रेयर बुक्स, एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, यहाँ जब हम लोग ई रिसोर्स, ऑनलाइन ई रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको भी जो ई बुक या ई जर्नल या ई मैगजीन या ई सिनॉप्सिस या ई थीसिस, ये सारी जो चीजें हैं, जस्ट वी हैव टू कलेक्ट देम। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्वर है जिस पर कि हमने बहुत सारे एक कैटलॉग बना रखा है, और उस कैटलॉग में बहुत सारे थीसिस हमने होस्ट किया हुआ है, जैसे हम लाइब्रेरी में किताबें रखते हैं, ऐसे ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर, www प्लेटफॉर्म में, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर, हम लोग ई बुक्स को या ई जर्नल्स को या जो हमारे ई कंटेंट है उनको हम लोग होस्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर एंड पैरेलल, इसलिए सीखना बड़ा आसान है। और आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में आगे आप में से बहुत सारे लोग ई कंटेंट या ई रिसोर्स डेवलप करना जान जाएंगे। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप का हमारा इंटरनेट अवेलेबल है। अब आपके पास क्या बजट है, उसके हिसाब से आप ए टाइप या बी टाइप या सी टाइप इंटरनेट को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ डी और ई टाइप का भी कल हमने आइडिया दिया था कि आप इंटरनेट ऑप्ट कर सकते हैं, बट हमने साथ में ये भी बताया था कि जो डी टाइप का इंटरनेट है वो स्पेसिफिकली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दिया, मैंने रिजर्व्ड है, इट इज नॉट फॉर नॉर्मल पीपल। और ई टाइप का जो इंटरनेट है वो इंटरकास्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए, यानी वेब टीवी के लिए, WW टेलीविजन के लिए, तो वो आरक्षित है, इट इज रिजर्व। तो हम उसको भी
अभी थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करेंगे। कॉमन मैन के रूप में हम ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप को यूज करेंगे। ये ए, बी और सी जो टाइप है, ये केवल इनमें ये डिफरेंशिएशन है कि जो आप इंटरनेट लेंगे, जो आप इंटरनेट आपने आईएसपी से परचेज करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, तो उसमें फीचर्स क्या होंगे। तो अगर कोई ऐसा सी टाइप का इंटरनेट होगा तो हमें एक इंटरनेट का कनेक्शन लेने से लिमिटेड 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 सब कनेक्शंस या सब होस्ट हम बना सकते हैं। और बी टाइप का है तो 2 टू द पावर 16, और अगर सी टाइप का है तो 2 टू द पावर 24। ये 8-8 के ब्लॉक में बढ़ते हैं, ये हमने कल आपको डिस्कस किया था। कोई किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको रिवीजन के टर्म्स में भी कभी ले सकते हैं, और आप पर्सनली भी यू आर मोस्ट इनवाइटेड टू to just get and get all these things from the department। तो आज का जो हमारा एम ये होगा कि भाई हमारे पास अगर बहुत सारे इंटरनेट है और हम अगर इस रिसोर्सेस अगर खुद का डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें से जो कुछ चीजें हैं आपके सामने देखिए, मैं कलेक्ट किया हूँ कि आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले चीज चाहिए कि हमें थोड़ी सी मास्टरी यानी थोड़ी सी एक कैपेबिलिटी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मार्कअप लैंग्वेज का आइडिया। भाई अगर आप कोई भी रिसोर्स बनाने जाते हैं तो आपको लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखेंगे, लेट अस सपोज अपनी सिनॉप्सिस ही लिख रहे हैं तो इंग्लिश तो आना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है, अगर वो अपनी या कॉमर्स का स्टूडेंट, तो अपने सब्जेक्ट से यानी यू नीड ए लैंग्वेज। लिखेंगे आप किसमें, तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको एक मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और वो मार्कअप लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। अभी आप जो लोग हमारे साथ लेक्चर को सुन रहे होंगे, आप अभी देखेंगे कि जैसे ही स्लाइड्स आगे बढ़ती हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से मार्कअप लैंग्वेज में सिंटेक्स लिखना सीख जाएंगे जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपको एक मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो बेसिक एडिटिंग का काम करेगी ई कंटेंट को लिखने के लिए। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ई कंटेंट है क्या। ई कंटेंट इंटरनेट के कैटलॉग पर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के नॉलेज को कंटेंट करने के लिए या रखने के लिए जो डिफरेंट पेजेज हम लिख रहे हैं, यानी उन पेजेज को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। जैसे किताब में पन्ने होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट की वेबसाइट पर पेजेज होंगे। अब वो पेजेज 200, 400, 500 या 50 कुछ भी हो सकते हैं। तो उन पेजेज को बनाने को ही हम यहाँ समझ सकते हैं कि ई कंटेंट या ई रिसोर्स डेवलप करना हुआ। तो मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम इन पेजेस को लिखते हैं। जब हम कोई पेज लिखने जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पेज का टाइटल क्या है, हमारे पेज का साइज कहाँ से कहाँ तक है, A3 साइज है कि A4 साइज है कि A1 साइज है, हमारा पेज अखबार की तरह बड़ा साइज का है या पंपलेट टाइप का है, हमारे पेज पे एक ही कॉलम है या मल्टी कॉलम्स है। ये सारी चीजें आप जो है बताते हैं। इसके अलावा अपने जो ई कंटेंट को आप लिखेंगे, यानी जिन पेजेज को आप डेवलप करेंगे, उन पेजेज में कभी-कभी आप कुछ फीचर्स स्पेशल फीचर डालते हैं। वो स्पेशल फीचर क्या हो सकता है, बैकग्राउंड डालना, लोगो डालना, जिससे कि लगे कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पेज है या रेलवे डिपार्टमेंट का कोई पेज है या आगरा यूनिवर्सिटी का के सारे पेजेज पर हम विजिट कर रहे हैं, जिससे कि पायरेसी या डुप्लीकेसी ना हो सके। इसके अलावा हम कुछ स्क्रिप्ट कुछ और फीचर भी डालते हैं। जैसे कि अगर कोई आपके पेज को बार बार पढ़ रहा है तो उसका भी नंबर डालना कि आप कौन से नंबर के यूजर है, यानी उसको हम हिट काउंटर बोलते हैं या वेब काउंटर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू डाल पाते हैं। और अगर कोई विजिट करते हुए आपके पेज पे आ रहा है, शाम का टाइम है तो आप गुड इवनिंग बोलना चाहेंगे, रात का टाइम है तो गुड नाइट बोलना चाहेंगे। ये सारी चीजें हम स्क्रिप्टिंग यानी स्पेशल फीचर और कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक हम डालेंगे अपने पेज पर, वो हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू डालेंगे। और बाकी जो हम फ्रेम बनाएंगे, टेम्पलेट डिजाइन करेंगे कि हमारा ई बुक कैसे दिखाई देगा, वो कितने पेज की ई बुक होगी, या हमारा जो रिसर्च जर्नल है वो उसमें कितने आर्टिकल आएंगे, एक वॉल्यूम में 10 आएंगे या 15 आएंगे। तो वो सारा टेम्पलेट की डिजाइनिंग हम लोग मार्कअप लैंग्वेज से करेंगे। तो आपको मार्कअप लैंग्वेज और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, और ये दोनों बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगे, जान जाएंगे। इसके अलावा जब आपका वेब पेज कहीं इंटरनेट पर रखेंगे, सर्वर पर रखेंगे, तो वो एक ऐसा टूल चाहिए जो कि आपके पेजेस को दिखाएगा, दुनिया में डिस्प्ले करेगा, पब्लिश करेगा।
जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र। तो आमतौर पर एक जो सब्सक्राइबर है, जैसे मैं अगर आगरा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को देखना चाहता हूँ, तो अपने कंप्यूटर में मुझे ब्राउज़र रखने पड़ेगा और वो ब्राउज़र आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक जाने के बाद जो कंटेंट है, अलग-अलग पेजेज़ या जो भी मैं देखना चाहता हूँ, वो उसको मुझे ओपन करेगा। तो ब्राउज़र की मदद से हेल्प से जो भी ई कंटेंट है या ई रिसोर्सेज़ हमारे होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। उन पेजेज़ को टर्न कर सकते हैं। जैसे आप बुक को किताब को पढ़ते समय पेजेज़ को आप टर्न करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट अ, लाइक दैट। यहाँ पर ये भी फैसिलिटी है कि आप चाहे तो इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई बुक देखिए तो उसमें लिखा होता है कि ये पहला चैप्टर है, वो 10वां चैप्टर है। आपको डायरेक्ट तीसरे चैप्टर पे जाना है तो आप जा सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी आपके ई रिसोर्स पर भी होगी। क्योंकि ई रिसोर्स तो एक बहुत बड़ा नॉलेज का कंटेनर है। तो आप डायरेक्टली किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएँगे, उसको आपको याद कैसे रहेगा, तो वो इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। इसी तरीके से आप किसी एक अगर मान लीजिए कि कोई एक जर्नल है और उसके किसी एक पेपर से आप डायरेक्ट किसी दूसरे पेपर पे जाना चाहते हैं, या अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अगर कई रिसर्च जर्नल हैं, तो एक जर्नल से दूसरे रिसर्च जर्नल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हमें लिंकिंग की ज़रूरत करनी पड़ती है। मैं आपको लिंक बनाना बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो लिंकिंग और हाइपर लिंकिंग की आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप ई रिसोर्स बना सकते हैं। कभी-कभी हम जब हम पूरा अपना ई रिसोर्स बना लेते हैं, तो सब्सक्राइबर या ग्राहक के सामने हम पूरा मैप रखते हैं कि अगर आपको विजिट करना है आगरा के मॉन्यूमेंट्स को, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप ताजमहल घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ आइए। नेक्स्ट आप ये देखिए, नेक्स्ट जैसे आप एक किसी बहुत बड़े मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग को दिखाने के लिए अगर आप उसका साइट मैप बना देते हैं, तो किसी भी पर्सन को घूमना आसान होगा, वो भटकेगा नहीं। आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई पर्सन बाहर का या अननोन आगरा यूनिवर्सिटी विजिट करने आता है, तो हमें उसको उसे एक साइट मैप बना के देना पड़ता है कि इसके 4 कैंपस हैं, इस समय आप कहाँ खड़े हैं, खंडारी कैंपस में खड़े हैं। खंडारी कैंपस में भी इधर गेट नंबर 2 है, उधर से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, इस तरफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। एक साइट मैप अगर आपने रख दिया होगा, तो अब उस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेज हैं, उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी और डिपार्टमेंट या रूम्स या और फैकल्टीज है, वहां तक भटकना नहीं पड़ेगा, आसान होगा। तो उस तरह का एक साइट मैप हम बनाते हैं। तो ये साइट मैप भी डेवलपर को डेवलप बनाना पड़ता है। और अंत में जब आपकी वेबसाइट या आपका जो ई कंटेंट या आपका जो ई रिसोर्स बन के तैयार हो गया, तो इसे होस्ट करना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ रखेंगे। आमतौर पर ये सर्विस पेड होती है। जो भी आईएसपीज हैं, वो एनुअली चार्ज करते हैं कि आपने वेबसाइट अपनी कहाँ रखी है। तो चाहे किसी भी संस्था की ऑर्गेनाइजेशन हो, वेबसाइट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो किसी एनजीओ की हो, या आपकी पर्सनल हो, या किसी कंपनी की हो, उन्हें कुछ न कुछ एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग वेब होस्टिंग कहते हैं। तीसरी चीज मैंने बताया कि चूंकि हमारा ई रिसोर्स डेवलप करने का मेन पर्पज ही यही है कि हम अपने कंटेंट को जब चाहे तब रिमूव कर सके और उसमें एडिशन भी जोड़ सके। यानी इट इज वेरी मतलब इट इज वेरी इजी टू अपडेट। आप जो चाहे कंटेंट हटा सकते हैं, जब चाहे जब उसमें जोड़ सकते हैं, जबकि ये बुक में संभव नहीं है। अगर आपने एक बुक पब्लिश कर दी है, अब वो बुक छपने पर चली गई है, तो अब उसमें एक भी चैप्टर या एक पेज भी नहीं जोड़ा जा सकता है और न कम किया जा सकता है। अब तो उसके सारे नेगेटिव्स बन चुके हैं, सारे फार्मा फिक्स हो चुके हैं। अब वो किताब वैसे ही छपेगी जैसे आपकी फाइनल हो चुकी है। बट ई बुक के केस में, ई जर्नल के केस में, ई थीसिस के केस में, यानी ई रिसोर्स के केस में ऐसा नहीं है। एट एनी इंस्टेंट डायरेक्टली आप चाहे तो उस पर काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप कुछ कंटेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नो। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, वो है मेंटेनेंस पार्ट। मेंटेनेंस इज वेरी इसेंशियल। जैसा कि नॉर्मल रिसोर्सेज में भी देखा है, अगर आप मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वियर एंड टियर आएगा और वो सर्विसेज बेकार होती जाएंगी। तो ई रिसोर्स के केस में भी हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, चाहे वो इंटरनेट का स्पीड का इशू हो, या अगर बहुत ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट को या आपके रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर से देयर विल बी द प्रॉब्लम। कभी कभी एरर नंबर 404 आती है, यानी आप वेबसाइट, आप कंटेंट को देखने चाह रहे हैं, बट वो सर्वर इज नॉट वर्किंग, द फाइल इज नॉट बीइंग फाउंड। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम लोग मेंटेनेंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो 5-7 आप बातें ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं, अगर ये सारी नॉलेज आपको है,
तो आप एक अच्छे ई डेवलपर बन सकते हैं। और ये ई डेवलपमेंट जब आप ई रिसोर्स ई रिसोर्सेज को जब आप डेवलप करना सीख जाएंगे, देन वो कितना मदद करेगा आपके रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, ई बुक लिखने के लिए, या ई थीसिस यानी आपके थीसिस को का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन प्रोवाइड करने के लिए, या कि कुछ कोई रिपोर्ट है, कोई सर्वे आपने किया है उसको पब्लिश करने के लिए। यू विल फील द एंजॉयमेंट ऑफ दैट। सो दिस वाज द बिगिनिंग टू स्टार्ट द टुडेज क्लास। और टू चेक दैट कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये आज का क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स, आज वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स जब लास्ट में चैट बॉक्स खुलेगा तो वो आपको उसमें उस समय देना है। बट अभी तक जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये इंश्योर करने के लिए आपके सामने क्वेश्चंस है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 मिनट बाद हम लोग हटा लेंगे। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। कुछ ऑप्शंस है आपके सामने, ढूंढिए इसमें से कौन ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शंस है ओपेरा, गोफर, लाइकोस एंड लास्ट ऑप्शन है स्टार। तो आपको ये बताना है इसमें से एबीसीडी में से कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। माय डियर रिसर्चर्स, जैसा कि हम आपसे बार बार शेयर करते हैं कि ये जो कंप्यूटर की क्लास है आपके रिसर्च के लिए इट इज असिस्टेंट टू योर पीएचडी वर्क। अब जो एट प्रेजेंट वीक में हम लोग जो ई रिसोर्स और ई रिसोर्स को बनाने की का स्किल बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पर्पज ही यही है कि आप ग्लोबल लेवल पर, स्टैंडर्ड लेवल पर, आप स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर के वर्क कर सके। तो जो कुछ भी आप अगर कोई आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या कोई सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आप उसको आप अगर आप चाहें तो आप उसको वेब डोमेन में डाल सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं, और उससे दूसरे लोगों का बेनिफिट होगा क्योंकि दूसरे लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अभी चूंकि आप रिसर्च के पहली फेज में है तो आपको शायद ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है जिनको हम लोग ऑनलाइन रिसोर्स कह रहे हैं, कि आप वो सारे डेटा कहाँ से लाएंगे। जैसा मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं, तो डेटा कहाँ से आएगा। तो या तो बहुत टाइम लगेगा, डेटा ही इकट्ठा करते रह जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन जाइए कैगल वेबसाइट पर, और कैगल डेटा सेट से लाखों का, करोड़ों का डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो कि जिस भी फील्ड का डेटा लेना हो, टेस्ट डेटा आप वहां से लेकर के अपनी हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उस पूरे टेस्ट को ही हम लोग कैगल टेस्ट कहते हैं कि क्या आपने जो रिसर्च किया, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है स्टैट की या केमिस्ट्री की या जूलॉजी बॉटनी की, क्या आपने कैगल टेस्ट किया, या आपने कंप्यूटर साइंस की अगर मान लीजिए कोई एल्गोरिथम बनाई है एनएलपी की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एएनएन मॉडल बनाया है, तो क्या आपने उस मॉडल को टेस्ट किया कैगल कैगल टेस्ट पर जाकर के। तो दिस इज द फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल, यानी पूरा का पूरा डेटा आपको आपके पास अवेलेबल है। उस डेटा से मशीन को ट्रेन करते हैं सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड मोड में, और उसके बाद आप जो भी रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ई रिसोर्सेस। और ये ई रिसोर्सेस आने वाले टाइम पर जितने ज्यादा अपडेट होंगे, जितने ज्यादा अप टू डेट होते जाएंगे, वो प्रेजेंट रिसर्चर और जो फ्यूचर रिसर्चर जो आने वाले हैं उनको बेनिफिट, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका मेन पर्पज है कि हाउ वी कैन डेवलप द ई वर्जन ऑफ द नॉलेज इन फॉर्मेट ऑफ ई रिपोर्ट, ई सिनॉप्सिस, ई बुक, ई जर्नल, ई रिसर्च पेपर एंड ई थीसिस। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमें कोई ई रिसोर्स डेवलप करना है तो ये काम कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसा मैंने बताया कि एक बड़ा ई रिसोर्स, एक नॉलेज का वो बड़ा कैटलॉग है जिसके अंदर अब जो जो कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब में जाके फिट होगा, प्लेस किया जाएगा, होस्ट होगा, वहां रखा जाएगा किसी सर्वर पर। और वो कैसे, वो सारा का सारा कंटेंट बना कैसे है, लाखों हजारों यानी बहुत सारे सैकड़ों वेब पेजेस की मदद से बना हुआ है। और अगर आपने ये वेब पेज बनाना सीख लिया, पेज को पेज से जोड़ना सीख लिया, इंडेक्सिंग करना सीख लिया, हाइपरलिंकिंग सीख लिया, लिंकिंग सीख लिया, बुक मार्क लगाना सीख लिया, मतलब आप
ई रिसोर्स डेवलप करने आपको आ गया। अब जरा देखिए कि आप वेब पेज कैसे बनाते हैं। एक वेब पेज को बनाने के लिए देखिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं अभी पहले स्लाइड में बता रहा था कि आपको क्या-क्या आना चाहिए। 2 चीज़ मेन था, एक मार्कअप लैंग्वेज की आइडिया, दूसरा स्क्रिप्टिंग। मार्कअप लैंग्वेज में हम अपने सारा अ, वेब पेज का लेआउट तय करते हैं कि हमें क्या बनाना है, और ये कैसे तय होंगे? डिफरेंट कमांड के थ्रू, यानी डिफरेंट टैग के थ्रू। जो हम यहाँ कमांड यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैग। तो अलग-अलग टैग हैं, अलग-अलग टैग मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी जिन टैग की मदद से आप अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए कि हमें एक रिसर्च जर्नल, ई जर्नल बनाना है, और ई जर्नल में मैं 50 रिसर्च पेपर लेने चाह रहा हूँ। अब देखिए 50 रिसर्च पेपर लेने का मतलब वो एक ही रिसर्च वास्तव में माने हमारा जो ई जर्नल है वो एक तरह का ऐसा कैटलॉग है जिसमें एक आर्टिकल होगा, 50 उसकी वो 50 नंबर में होगा। किसी मतलब मेरा एक आर्टिकल होगा, मेरे किसी और रिसर्चर का होगा, किसी और का होगा, किसी और का होगा। अब वो आर्टिकल क्या है? वो आर्टिकल कुछ नहीं है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। देखिए उसमें क्या-क्या चीजें हैं। आर्टिकल का टाइटल, क्या एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखा है, क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं उस रिसर्च पेपर को लिखने के लिए, क्या इंट्रोडक्शन है उसका, क्या थियोरी है उसकी, मैकेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज किया है, लाइक दिस। यानी आप एक रिसर्च पेपर के बुलेट्स पॉइंट देखिए ना, क्या क्या है, 8-9, और लास्ट में आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिमार्क निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, और अल्टीमेटली लास्ट में रेफरेंसेस, यानी आपने ये रिसर्च पेपर लिखने के लिए कहां कहां से आपने किन रिसोर्स बुक्स का या जर्नल्स का हेल्प लिया था। तो ये एक टेम्पलेट हो गया, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। यही चीज दूसरे रिसर्च पेपर में भी होगी, तीसरे में भी यही होगी। माने जितने भी रिसर्च पेपर होंगे सभी का ही कुछ ना कुछ टाइटल होगा, उनके ऑथर्स होंगे, एक या दो या मल्टीपल। फिर एब्स्ट्रैक्ट सभी में होगा, कीवर्ड सभी में होंगे। इसी तरह से इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीजें सब में होंगी। तो जैसे ही आपने एक बार टेम्पलेट तय कर लिया कि मैं ये 8 या 9 चीजें रखना चाहता हूँ, तो ये इन टेम्पलेट्स के जब कंटेंट आप किसी सब्सक्राइबर से मांगेंगे या किसी पर्सन से मांगेंगे आप अपना रिसर्च पेपर भेजिए, तो क्या भेजेगा? अपने रिसर्च पेपर में से उसने पहले एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिया, कीवर्ड कीवर्ड में उठा के डाल दिया। यानी जो टेम्पलेट में आपने लेबल बनाए थे, जो बुलेट्स बनाए थे, उसको उसने फीड कर दिया अपने ही घर से। और जैसे उसने फीड किया और सबमिट बटन दबाया या सेंड बटन दबाया, तो वो सारा का सारा करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करेस्पॉन्डिंग कंटेंट, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में आके ऑटोमेटिकली सेट हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, अब अभी क्लास चल रही है, अभी नहीं बात कर पाऊंगा मैं आपसे ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी अभी। आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग ये बात करना चाहते थे कि जो आपका एक रिसर्च आर्टिकल है, इसी तरीके से अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, ई बुक लिख रहे हैं, तो वो ई बुक क्या है? कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। आपने उसमें 20 चैप्टर या 25 चैप्टर लिखे हैं, तो वो 20 चैप्टर्स पहले हेडिंग में, पहले चैप्टर में आपने क्या लिखा, दूसरे चैप्टर में क्या लिखा, ये टेम्पलेट है। और जैसे ही आपने फीड कर दिया पहले चैप्टर का कंटेंट, दूसरे चैप्टर का कंटेंट, तीसरे चैप्टर का कंटेंट, तो आपका अगर इन सारे जो आपने टेम्पलेट बना रखे, अगर हम इन सब का कलेक्शन कर ले, तो आपकी पूरी की पूरी कैटलॉग तैयार हो जाएगी, यानी हमारी एक बड़ी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं अपने ई रिसोर्स को। और इसके लिए हमें कुछ HTML के टैग का हेल्प लेना पड़ेगा। टैग कुछ नहीं, केवल सिंपल कमांड होते हैं। अब ये कमांड किस चीज के हो सकते हैं, जरा गौर से देखिए कि आपने कोई पेज बनाया है, तो उसका हेडिंग क्या है, उसका टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, उसके बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हैं। सिंपल सी बात। नॉर्मल भी आप कोई पेज देखिए, कोई किसी किताब का कोई भी पेज खोल लीजिए, मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर खोला किसी भी साइंस की बुक का, तो आप देखिए कि वो उसका कुछ उन्होंने चैप्टर का नाम रखा होगा कि ये माने किसी भी एक लेट अस सपोज वेदर
या इट इट मे बी एनी नेम। अगर कंप्यूटर की बुक है तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक होगी तो उन्होंने पहले चैप्टर लिखा होगा कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये हेडिंग हो गया। इसी तरह का आपने कोई टाइटल लिया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट में आप क्या लेना चाहते हैं? क्या आप फाइल मैनेजमेंट ले रहे हैं या फिर क्या आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ले रहे हैं? मतलब जैसे-जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिशनल कंटेंट को पेज को देखते हैं, बस वही बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके का आपका ई पेज भी है, आपका वेब पेज भी है। उसको लिखने के लिए आपको टैग का सहारा लेना पड़ेगा। आपको ये बताना है कि हमारा एचटीएमएल का पेज यानी हमारा कंप्लीट जो वेब पेज है वो इस जगह से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पर जाके एंड हो रहा है। तो जो आपने मार्किंग किया कि इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और ये मार्किंग किया कि इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है, इस मार्किंग के लिए जो टैग यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उसको मार्कअप लैंग्वेज कह रहे हैं, क्योंकि आप मार्क करते हैं हर जगह और उस पूरे पेज में भी मार्क करते हैं कि केवल इतना मेरा हेडिंग है, यानी यहाँ से मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है। इसके मैं अभी सिंटेक्स भी दिखाऊंगा आपको। तो आपका पूरा पेज मार्क हो गया, एक तरीके से चिन्ह आपने लगा दिया, निशान लगा दिया कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, बॉडी का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक टाइटिल है, यहाँ से यहाँ तक हेडिंग का पार्ट है और ये पूरा तीनों मिलकर के हमारा एचटीएमएल का पेज है। तो इस तरीके से हम पूरे वेब पेजेस की मदद से हम अपने ई रिसोर्सेस को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद फिर एक पेज को दूसरे से जोड़ेंगे, दूसरे को और से जोड़ेंगे। इस तरीके से कंप्लीट आपका जो एसेट है यानी जो महा कैटलॉग बड़ा कैटलॉग है वो तैयार हो जाता है। और जब आप किसी पेज को कहीं लिख रहे होते हैं तो कभी-कभी हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, जैसे लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ मूवीज, लिस्ट ऑफ म्यूजिक्स आप बना सकते हैं और ये लिस्ट आप किसी एबीसीडी अल्फाबेटिकल क्रम में बना सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कह रहे हैं। और आप चाहे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी तैयार कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के नेम लिख रहे हैं तो शायद आप रैंडमली अनऑर्डर्ड तरीके से भी लिख सकते हैं। आप बैकग्राउंड डालते हैं। बैकग्राउंड आमतौर पर वायर फ्रेम होते हैं, ये बताने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है या ई रिसोर्स है, ये ई रिसोर्स शोधगंगा का है, या ये ई रिसोर्स हिंदावी का है, ये ई रिसोर्स आपके जेस्टर का है, ये ई रिसोर्स एनडीएलआई का है। क्योंकि हर डेवलपर चाहेगा, हर संस्था चाहेगी कि जो वो ई रिसोर्स बना रही है, अगर आगरा यूनिवर्सिटी का कोई ई रिसोर्स है तो हम लोग चाहेंगे कि उस पर हमारा लोगो लगा हो, अपना ब्रांड लगा हो। तो उसके लिए बैकग्राउंड इज सुटेबल। फिर आपको हमें आना चाहिए कि हम अपने ई रिसोर्स में बेसिकली जब हम कोई भी ई रिसोर्स बनाएंगे तो खाली केवल लिखा हुआ मटेरियल यानी टेक्स्ट नहीं देंगे, बट उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम पिक्चर या इमेज और कभी-कभी तो वीडियोज का भी सहारा लेंगे। तो हमें आना चाहिए कि हम कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे, कहीं अगर हमें वीडियो इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कहीं हमें कोई फोटोग्राफ इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर ये सारी चीजों का सिंटेक्स हमें समझ में आ गया तो हम ये कंटेंट यानी ई रिसोर्स बनाने आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि हमें कुछ इनपुट करना है, जैसे टेक्स्ट लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, किसी को नोटिस देना है, मेमो लिखना है, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। यानी हमें टेक्स्ट, मेमो और इनपुट करने आना चाहिए। इनपुट आमतौर पर एक लाइन का टेक्स्ट होता है, जैसे हम नेम की अपना एंट्री करना चाहते तो वो इनपुट का एग्जांपल हुआ। और कहीं-कहीं पर आपने हमने देखा होगा कि हम लोग कुछ चॉइसेस इनपुट करते हैं, जैसे कि एमसीक्यू टाइप के आंसर देने हैं तो हमें कुछ इनपुट नहीं करना, केवल क्लिक करना है। तो इसको हम लोग चॉइस बटन कहते हैं। या हम ऑप्शन में से 3 को चुनना चाहते हैं कि हमने हाई स्कूल भी किया है, इंटर भी किया है और हम ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो तीनों टिक करेंगे। अगर किसी ने केवल हाई स्कूल किया तो वो केवल एक, तो उसको हम लोग चॉइस बॉक्स बोलते हैं या चेक बॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हम यूज करके अपने ई रिसोर्सेज को बेहतर बनाते हैं। और साथ-साथ कुछ हमें कमांड भी जानने होते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर हमने कोई एक ई रिसोर्स डेव लिख लिया हुआ है और उसके पूरे के पूरे हमने फॉर्म पर उसको व्यवस्थित कर लिया, अरेंज कर लिया है। अब अगर मान लीजिए मुझे उस फॉर्म भरे हुए फॉर्म को भेजना है सर्वर पर, तो कैसे जाएगा? तो उसके लिए पोस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से गेट कमांड भी हो सकता है। अगर हम कोई चीज़ सर्वर से पाना चाहते हैं या किसी दूसरे ई रिसोर्स रिमोट लोकेशन से कुछ ई रिसोर्स पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गेट कमांड यूज़ करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिटीजन की प्रोफाइल देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं ये जो गवर्नमेंट की साइट है खोलूंगा और उस पे जैसे ही मैं अपना पैन नंबर या अपना आधार कार्ड केवल डाल दूंगा, तो बाकी एंट्रीज मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मेरे फोटोग्राफ, मेरे थंब का निशान, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर रखी हुई है वो सारी की सारी मुझे स्क्रीन पर दिखने लगती है। वो कहाँ से आ रही है? वो एक कमांड से आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं गेट कमांड। तो इस तरह के हमें कुछ कमांड भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं ई रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। तो गेट कमांड, पोस्ट कमांड, रिफ्रेश कमांड, लाइक दैट, इस तरह के कुछ कमांड होंगे। खास तौर से ये जितना मैंने आपको बताया ये मार्कअप का एग्जाम्पल है, और अपने पेज को, अपने ई रिसोर्स को सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम स्क्रिप्टिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें हम एनिमेशन जोड़ सकते हैं, जिसमें हम स्पेशल इफेक्ट जोड़ सकते हैं। बट वो थोड़ा काम प्रोफेशनल की तरफ हो जाएगा। एज ए बिगनर अगर मैं यहाँ बात करूं, कंप्यूटर साइंस के जो एमसीए एमएससी के स्टूडेंट हैं उनके अलावा अगर मैं बाकी लोगों को, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा टैग का आइडिया हो जाए, अगर कुछ टैग आप दिमाग में ले ले लीजिए, कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस की कुछ कमांड अगर आपको आ जाए, तो आप धीरे 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 बिगिनिंग करके ई रिसोर्स की तरफ, ई रिसोर्स को डेवलप करने की तरफ आप कदम रख सकते हैं। और अगर पीएचडी करते हुए, रिसर्च करते हुए अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा समझ सकता है कि आप एक स्टैंडर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आप एक स्टैंडर्ड अनुसंधानकर्ता की तरफ आप काम कर रहे हैं। अगेन आपको हम चेक करना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग सुन पा रहे हैं हमको, तो हमारी बात को समझ पा रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आज का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रोबस्ट एंड कम्युनिकेटिव मार्कअप लैंग्वेज। अभी हमने बहुत सारी बात करी कि ई रिसोर्स, तो ऑनलाइन ई रिसोर्स आमतौर पर वेब पेजेज हैं, और उन वेब पेजेज का ताना बाना या एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से इंडेक्स किए गए कनेक्टेड वेब पेजेज। तो इन वेब पेजेज को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, जैसा हमने कल भी नाम लिया था। एजाक्स है, बायो जावा है, कैजुअल है, एचटीएमएल है, डीएचटीएमएल है। अगर कल के स्क्रीन को आप लोग आपको अगर याद होगा, तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। आपको ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रोबस्ट एंड कम्युनिकेटिव मार्कअप लैंग्वेज। क्या वो एक्सएमएल है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, या क्या वो एसजीएमएल है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, या वो डीएचटीएमएल है, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर वो वायरलेस की लैंग्वेज है, डब्ल्यूएमएल, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ये सारी मार्कअप लैंग्वेजेज हैं, यानी वो लैंग्वेजेज हैं जिनमें टैग होंगे, और उनके टैग को यूज करके आप वायरलेस के लिए या वायर्ड के लिए, अगर हम डब्ल्यूएमएल की बात करेंगे, तो वायरलेस की दुनिया में भी आप संदेश या रिसोर्सेज को भेज पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, मुझे बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रोबस्ट एंड कम्युनिकेटिव मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन थे एक्सएमएल, एसजीएमएल, डीएचटीएमएल एंड डब्ल्यूएमएल। अब वापस चलते हैं कि भाई आपने डिटरमाइन कर लिया है कि अगर आपको मुझे ऑनलाइन ई जर्नल या ई थीसिस लिखना ही लिखना है, या किसी ई रिसोर्स को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपने प्लान कर लिया हुआ है, देन क्या बचा? आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आइडिया आ गई, आपको मार्कअप लैंग्वेज की आइडिया आ गई, और ये टैग आपके आपके टूल बॉक्स में आपके पास टैग आ गए। आप टैग से लैस हैं कि क्या करना है, कहाँ लिंक बनानी है, कहाँ चेक बॉक्स डालना है, ये सारे जानकारियां हो गई। देन व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू। इस तरीके से अब आप अपने वेब पेज को प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी तैयार कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करके हम लोग तैयार करेंगे। वो चीजें क्या है? कहाँ जरूरत है लिंक लगाने की, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ दीजिए। उसी पेज को उसी पेज के दूसरे, माने अगर कोई बहुत बड़ी वेब ई रिसोर्स है, जैसे यूजीसी का अगर ई रिसोर्स है, तो यूजीसी का ई रिसोर्स में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का हो सकता है कंटेंट हो, तो वो अपने ही अपने ही डोमेन में, अपने ही रिसोर्स में आप कैसे विजिट करेंगे। मतलब एक ही बुक है आपके हाथ में, उसी बुक में आप कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे। एक सीडी या एक कैसेटी आपके हाथ में है, उसमें गाने सुनने के लिए आप कैसे आगे पीछे जाएंगे। तो लिंकिंग का मतलब वो हुआ।
अगर मैं हाइपर लिंकिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि उसके बाहर आप दूसरे से जाना चाहते हैं। माने अभी आप अ, किसी एक वेबसाइट पर थे, वो गूगल की वेबसाइट थी और आप वहां से निकल करके दूसरी जो है, आप अल्टा विस्टा या फिर कोई दूसरी जो वेबसाइट है वहां पर जाना चाहते हैं, और लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उस वेबसाइट पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर ताजमहल के बारे में क्या लिखा हुआ है, और जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर ताजमहल के बारे में क्या लिखा हुआ था। आप एक से दूसरे वेबसाइट पर अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं लिंक, तो उसके लिए हमें हाइपर लिंक बनाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपने बुक मार्क हमें क्यों लगाना पड़ता है, तीसरे नंबर का पॉइंट आप देखिए, जब आप किसी बड़े कंटेनर में चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तो आपको निशान लगाना पड़ता है कि ये हमने पढ़ लिया है, आगे ये हमने नहीं पढ़ा ली। तो जो हम कंटेंट विजिट कर चुके हैं उसको हमें अलग कलर से कलर कर देना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बार बार उस भूल जाएंगे तो वापस उसी विजिटेड पेज पर फिर से विजिट करेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्या वो उस पेज को हम विजिट कर चुके हैं, या अभी हमें उस पेज पर हम नहीं गए हैं, अभी वो विजिट करना बाकी है। तो इससे हमारा जो है सर्फिंग आसान हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो वो हम काम ये काम हम बुक मार्क लगा के करते हैं। और यहाँ तक कि आप जब कोई सर्वे कर रहे होंगे, तो सर्वे का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मान लीजिए आपको 2000 के लोगों का सर्वे करना है, तो 2000 लोगों के घर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्म डिजाइन कर लीजिए सर्वे का, किन किन क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं वो डिजाइन कर लीजिए, और उस फॉर्म को कोई जरूरी नहीं कि गूगल फॉर्म की मदद से ही करें, आप किसी और टूल्स के थ्रू, जैसे इन आपके वर्ड का टूल है, या फिर कम्युनिकेशन के जितने भी अदर टूल्स हैं, नहीं तो फिर गूगल तो है ही, आप गूगल फॉर्म से अपने रिस्पॉन्सेस को ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सेस आप गूगल फॉर्म पर न जाकर के, क्योंकि गूगल गूगल पर जाएगा तो पब्लिक डोमेन में चला गया, हो सकता है कि गूगल उसको लीक कर दे। तो अगर कोई काफी कॉन्फिडेंशियल अगर कोई रिस्पॉन्स है, तो डायरेक्ट आप उसको पर्सनलाइज कैसे करेंगे, अपने ईमेल में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हमें लिंक ईमेल, अपनी ईमेल पर लिंकिंग, लिंक अपने हमें हमें अपने लिंक को अपने ईमेल को लिंक बनाना पड़ता है। तो हम ईमेल को कैसे लिंक बनाएंगे, ये कर सकते हैं, या इवन हम अपने फोन नंबर को लिंक बना सकते हैं। यानी उससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस सर्वे का, या कोई व्यक्ति जो रिस्पांस देना चाह रहा है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल नंबर में आ जाएगी या हमारे ईमेल आईडी में आ जाएगी। तो ये लिंक बनाना हम देख लेंगे। और कुछ खास तरह के टैग, जैसे स्क्रोल टैग या स्ट्राइक टैग है, या एक टैग मैं यहाँ नहीं हाईलाइट कर पाया हूँ, मार्क्वी टैग है। आपने देखा होगा मार्क्वी। स्क्रोल टैग आपने जो टेलीविजन में हाइलाइटेड न्यूज या जो ब्रेकिंग न्यूज आती है, स्क्रोलिंग के रूप में आती रहती है, बाएं से दाएं पट्टी चलती रहती, देखा होगा। तो क्या आप अपने वेब पेज या ई रिसोर्स पर भी आप चाहेंगे कि कुछ इस तरह की पट्टी चलती रहे, कि इस समय आप इस राइटर के या इस समय इस पेज को आप एक्सेस कर रहे हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन, या आप इस समय जर्नी कर रहे हैं वंदे भारत में और आप जो है कानपुर आने वाले हैं, लाइक दैट। तो वो उस तरह की इंफॉर्मेशन को आप स्क्रोल टैग की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। स्ट्राइक टैग से कट, स्ट्राइक माने कट करना, क्रॉस करना। अगर कोई चीज आपको नहीं, एक आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से 2 लोगों को रिजेक्ट करना है, तो आप उस नामों को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अगर तुरंत अपडेट करना है तो आप स्ट्राइक टैग यूज कर दीजिए। पुरानी लिस्ट आपके पास है, उसमें से 2 नाम आपने स्ट्राइक टैग लगा के यूज कर लिया। और अगर किसी चीज को बहुत अधिक एम्फेसाइज करना चाहते हैं, बहुत, तो आप एम्फेसाइज टैग का, और इसी तरीके से कोई अल्टरनेट नाम देना चाहते हैं तो आप कैप्शन टैग का यूज कर सकते हैं। ये मैं क्विकली इनको पढ़ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हमें ये देखना है प्रैक्टिकली कि इन जो टैग हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे अपने ई रिसोर्स को बनाने के लिए, खुद से अपने ई रिसोर्सेज को बनाने के लिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा रिसर्चर है जिसको कि एडिशनली स्लो मोड में अगर आपको या कंप्यूटर पर आपके साथ में रह के बताऊं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अवर डिपार्टमेंट। और वो खंडारी पर ही है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखिए, ये कुछ टैग जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि इन्हीं की मदद से हम लोग अपने ई कंटेंट को बनाते हैं, ई रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। एक बार मैं सारे टैग आपके सामने लिख दूं, फिर उसके बाद मैं बताऊं कि ये टैग बेसिकली करते क्या है, किस टैग की मदद से हम क्या करने वाले हैं। और ये जो कॉमन टैग 10-15 है, बस इन्हीं से आपका सारा काम चल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज नहीं बनाना है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था रिसर्च पेपर का, आपको केवल अगर 6-7 पॉइंट का टेम्पलेट अगर बनाने आ गया तो आपका एक रिसर्च आर्टिकल तैयार है। बस उस रिसर्च आर्टिकल में कंटेंट फीड करके आप पूरी की पूरी ई जर्नल लिख सकते हैं।
15-20 पेज 15-20 आर्टिकल वाला कोई भी ई जर्नल आप तैयार कर सकते हैं। और किसी ने कहा कि नहीं मैं पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ, तो आप उसका हटा सकते हैं, आप चाहें तो उसको रोक भी सकते हैं, उसके रिसर्च आर्टिकल को हटा सकते हैं, लाइक दैट। जो कि ट्रेडिशनल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बुक छाप दी है तब उसमें आप किसी चैप्टर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो देखिए जो मैं 10-12 मैं टैग आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पहला टैग है एचटीएमएल। और देखिए टैग क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि एचटीएमएल ये एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और लास्ट जहां हो रहा है वहां भी देखिए एंगल ब्रैकेट लिखा हुआ है। जरा गौर करिए, एचटीएमएल में पढ़ रहा हूँ, देखिए एचटीएमएल एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि ये बहुत जो जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो मैटर यहाँ लिखेंगे और एंड करेंगे। तो ये एचटीएमएल का बिगिनिंग है और ये एचटीएमएल का एंड है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे उनको लगा कि ये शायद एचटीएमएल दो बार लिखा हुआ, ऐसा बात नहीं है। ये टैग है जो ये बता रहा है कि हमारा मार्किंग कहाँ से शुरू हुई और हमारी मार्किंग कहाँ खत्म हो रही है। हम पूरा पेज की अगर मैं बात करूं कंप्लीट, अगर मैं अपने एक आर्टिकल के पेज की बात करूं तो कहाँ से ये शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। अगर मैं इसका एग्जांपल रिसर्च पेपर से दूं तो ये शुरू हुआ आपके बिगिनिंग से, जहां से आप अपना रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं, और खत्म कहाँ होगा बिब्लियोग्राफी के बाद। अंदर क्या होंगे, अंदर टाइटल होगा, अखर के नाम होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, मेथोडोलॉजी होगी, वो सब अंदर होंगे। बट एंड कहाँ होगा, जहां एंड हो रहा है, जहां से जहां तक पेज आपको दिखाना है, जहां से दिखाना है वो एचटीएमएल, जहां तक दिखाना है वो स्लैश एचटीएमएल। गौर करिए, ये साइन स्लैश साइन, तो एचटीएमएल स्लैश एचटीएमएल। अब उस पेज में भी क्या होगा, डायरेक्ट स्टार्ट से एंड तो नहीं होगा, उसके अंदर भी टाइटल होगा। अब उस पेज में मेरा टाइटल कहाँ है, तो इधर उधर नहीं, आप यहाँ को देख लीजिए टाइटल, आपने टाइटल से लेकर के एंड ऑफ टाइटल इसके बीच में आपने लिखा होगा। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और अगर वो सुपर कंडक्टिविटी पर है, या अगर वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर का कोई रिसर्च पेपर है, तो टाइटल आप इसी के अंदर डालेंगे, टाइटल और स्लैश टाइटल के अंदर आप टाइटल डाल सकते हैं। बाकी जो बॉडी पार्ट है आप उसमें पूरे डिटेल लिखेंगे, जो भी डिटेल होगा, मेथोडोलॉजी वगैरह, जैसे कोई चीज लिखनी है, कोई चैप्टर का डिटेल लिखना है, कोई थीसिस का डिटेल लिखना है, तो आप उसके लिए बॉडी टैग यूज करेंगे। तो बॉडी आमतौर पर एक बड़े कंटेंट को दिखाता है सारे के सारे ये उस पार्ट। तो कंप्लीट हमारा एचटीएमएल है, पेज है, उसके अंदर टाइटल, और उसके अंदर ऐसे ही हेडिंग हो सकता है। मैं हेडिंग यहाँ लिखना भूल गया हूँ, जैसे टाइटल है और टाइटल का क्लोजर है, तो एक टैग होता है जो हेडिंग को दिखाता है। और हेडिंग और टाइटल में देखिए फर्क होता है। टाइटल आपके पेज का नाम है जो आपने दिया हुआ है, जैसे मैंने पेज का नाम लिखा रेस्पिरेशन सिस्टम, लेकिन उस पेज को जो मैंने लिखा, कंटेंट जो मैंने ई रिसोर्स लिखा, उसको मैं कंप्यूटर में किस फाइल के नाम से सेव किया है, मैंने किस नाम से सेव किया है, तो वो हमारा हेडिंग हुआ। तो एक हुआ हेडिंग, एक हुआ टाइटल। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर हमें कोई लिस्ट बनानी, जैसे मुझे अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है, तो मैं एल टैग यूज करूंगा। देखिए एल आई माने लिस्ट, लिस्ट का एल आई स्टार्टिंग एल आई एंड एल आई, लिस्ट एल आई टैग और एंड एल आई। अब अगर मान लीजिए उसमें मुझे महीनों के नाम लिखने हैं अगर, तो मैं एल आई और एल आई के अंदर अगर जनवरी फरवरी मार्च अगर लिख दूंगा इस तरह से 12 बार, तो हर आइटम एक लिस्ट है हमारा, जनवरी एक लिस्ट है, मेंबर है लिस्ट का, फरवरी एक लिस्ट का मेंबर है। तो ये इस तरह, इसको जब मैं ब्राउज करूंगा तो ये 12 जैसे लिस्ट दिखाई देती है मुझे, जनवरी फरवरी की लिस्ट आप देखते हैं, उस तरीके से ब्राउज होकर के मुझे दिखाई देगा। अगर मुझे कहीं कोई पिक्चर लगानी है, मान लीजिए फोटो लगानी है, तो मैं आईएमजी टैग यूज करूंगा। वेब पेज लिखते समय आप आईएमजी लिखिए। अब उसके अंदर क्या फोटो डालना चाहते हैं, अपना पासपोर्ट फोटो डालना चाहते हैं, इंडिया का मैप डालना चाहते हैं, जो भी फोटो डाल, तो इसके अंदर जो फाइल लिखी जाएगी वो आईएमजी फाइल होगी, वो आपकी पिक फाइल होगी, और पिक फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोर होगी, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ अपने पैन कार्ड का पिक्चर डालना चाहता हूँ, तो मैं पैन कार्ड अपना किस नाम से मैंने सेव किया है, राज डॉट पैन जेपीजी, या अगर मैं अपना आधार कार्ड मान लीजिए यहाँ लगाना चाहता हूँ उसकी फोटो कॉपी, तो मैंने अपने आधार कार्ड को किस नाम से सेव किया है, मान लीजिए मैंने सेव किया है राज डॉट डॉक या राज सॉरी जेपीजी, तो वो उस नेम की उस फाइल को यहाँ इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये आईएमजी टैग हो गया, और उस जिस फाइल को या जिस इमेज को या जिस चित्र को आप यहाँ लगाना चाहते हैं, वो उसका नाम, यहाँ एड्रेस, उसका लोकेशन बता देंगे, वो कहाँ है, सी ड्राइव में है, उसका लोकेशन क्या है वो बता देंगे। और ये टैग क्लोज भी करना जरूरी है,
क्योंकि वो इमेज यहीं आनी है, उसका दायरा फिक्स कर दिया आपने कि यहीं से यहाँ से यहाँ के बीच में ये इमेज आएगी। अब ये है मार्क्वी। मार्क्वी का मतलब होता है चलता फिरता टेक्स्ट। स्क्रीन होगी, घूमता हुआ लिख करके आएगा, यू आर वेलकम टू द डीन ऑफिस ऑफ द आगरा यूनिवर्सिटी खंडारी कैंपस। तो ये जो जब आप इसको मार्क्वी के अंदर लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये बिल्कुल घूमता फिरता मूविंग टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा। कभी कभी आप कुछ लिखते हैं और चाहते हैं कि वो कट जाए, कटा हुआ टेक्स्ट, स्ट्राइक माने कटा हुआ टेक्स्ट, तो स्ट्राइक टैग यूज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टैग के बारे में मैं बात करूं, जिसको मैं यहाँ एंकर टैग कह रहा हूं। यही वो जबरदस्त टैग है जिसकी मदद से आप अपने ई रिसोर्स के एक पेज से किसी दूसरे पेज पर आप चले जाते हैं, जिसको मैं लिंक कह रहा हूं, या किसी खास लेवल पर चले जाते हैं कि आज यहाँ तक हमने देख लिया तो यहाँ तक मुझे जाना है, जिसको मैं बुक मार्क कह रहा हूँ। या आप अपनी वेबसाइट से अपने वेब पेज से निकल के किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं, जिसको मैं हाइपर लिंक कह रहा हूँ। ये तीनों काम एक ही टैग से होता है। इसको एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग की स्टार्टिंग ये ए से हुई और एंकर टैग का एंडिंग ए से होगी। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, उस बुक मार्क का लेबल, बुक मार्क अगर है तो, अगर हाइपर लिंक है तो उस पेज का हमें ये बताना है कि आप उस पेज के प्रोफाइल को बताना है। जैसे मान लीजिए अभी हम आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स की प्रोफाइल पर हैं और वहां से मुझे जाना है ऑफिसर्स वाले पेज पर, तो मुझे उस ऑफिसर वाले पेज का रेफरेंस यहाँ डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कि गो टू ऑफिसर या क्लिक हियर, तो आप अपने वेब पेज के एक पन्ने से एक पेज से दूसरे पेज पर क्विकली चले जाएंगे। एक एक करके आपको स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ वेबसाइट का एड्रेस डाल दूं एंकर कमांड के अंदर, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अपनी वेबसाइट जिसमें आप हैं इसको छोड़ करके आप जो एड्रेस डाला गया होगा इसके अंदर, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे अगर मैंने कोई पेज बनाया है और इस पेज के अंदर, इस एंकर कमांड के अंदर अगर मैं यहाँ www.microsoft.co.in डाल दूं, तो मैं जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि ये एंकर हाइपर लिंक है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट माने की वेबसाइट खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ इंडियन रेलवे का वेबसाइट का एड्रेस डाल दूंगा एंकर टैग के अंदर, और जब मैं ब्राउज करूंगा, क्लिक करूंगा, इस पेज को रन कराऊंगा, तो मैं उस पेज पर पहुंच जाऊंगा। तो ये आपकी इस तरीके से हम ई रिसोर्सेज को ब्राउज करते हैं। ये टैग है वीडियो, क्योंकि आमतौर पर हम कभी कोई ऐसा भी कहीं एनिमेशन डालते हैं या कहीं कोई मूविंग चलती फिरती वीडियो यानी मूविंग वीडियो भी डालने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जैसे आपको दिखाना कि हार्ट कैसे काम करता है, उसका एक 30 सेकंड का या 1 मिनट का कोई वीडियो डालना है, तो ये वीडियो कैसे डाल पाएंगे। अब किताब में तो कभी भी आप लिख के नहीं दिखा सकते हैं। ये एक और बेनिफिट है बुक और ई बुक का। ई बुक में आप एक वर्किंग मॉडल को दिखा सकते हैं सिमुलेशन के थ्रू या चित्र वीडियो डाल करके। बट पेज पेपर वाले बुक में जो आपके पेजेज की किताब है, उसमें कभी भी वर्किंग मॉडल को नहीं दिखाया जा सकता है कि अगर हमने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया तो कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। आप केवल उसको लिख सकते हैं, यू कांट डिस्प्ले इट। बट यहाँ आपके पास फैसिलिटी है कि आप इसमें वीडियो डाल सकते हैं जिसमें कि आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल के जो वर्कबुक और कंटेंट होंगे, जो इस तरह की ई बुक या ये आपके प्रैक्टिकल की गाइड्स, प्रैक्टिकल की जो गाइड आप तैयार करते हैं, उसको आप उसमें वीडियोज दे सकते हैं, और वीडियो की हेल्प से आप एक बहुत यूजफुल और स्टैंडर्ड कैटेगरी का ई रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक आइडिया थे जिससे कि हम लोग अपने ई कंटेंट को या ई रिसोर्स को डेवलप करते हैं। मैं जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ई कंटेंट हो, कोई भी ई रिसोर्स हो, चाहे वो कोई रिसर्च ई बुक हो, ऑनलाइन जर्नल हो, अगर आप सबसे पहले उसका फॉर्मेट फिक्स करिए, तैयार करिए, जिसको मैं टेम्पलेट बोल रहा हूँ, और उसके अंदर आप ये सेट करिए कि हमें क्या स्टाइल यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च पेपर के केस में एब्स्ट्रैक्ट का क्या लेवल रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखनी है, स्टाइल क्या रखना है, और उसके बाद सिंपल पेज की तरह बनाते चले जाइए, और एक पेज को दूसरे पेज से हाइपर लिंक करके एंकर कमांड यूज करके आप लिंकिंग करते हुए
पूरे के पूरे वेबसाइट को यानी पूरे के पूरे ई रिसोर्स को आप तैयार कर सकते हैं और उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए उसमें कुछ कमांड